तो बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसे हम पीछे जो हैं सो बुद्ध, जैन, बुद्ध, महावीर, वर्ण व्यवस्था, बुद्ध की कथा, बुद्ध की शिक्षा, ये सब जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य, अशोक, इसके बारे में जानकारी, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं क्या है आज के इस टॉपिक में। अब देखते हैं। कहता है, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे मूल रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जो मूल रूप में क्षत्रिय आंदोलन था। लेखक के अनुसार जैसा कहा गया है, शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन ये क्षत्रिय आंदोलन नहीं, एक धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं, या सामाजिक जागरण का आंदोलन था, जो समाज में व्याप्त बुराई के विरोध में ये एक धार्मिक आंदोलन था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से, सिकंदर यूनान देश का था, इसके गुरु का नाम अरस्तु था। वह विश्व विजेता बनने के ख्याल से भारत निकला था, वह भारत पहुंचने वाला था। इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाले गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, जिसका अभी नाम पटना है। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए, उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें यहाँ सिकंदर ने नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से भी हुई थी। इस तरह से ये दोनों मगध से निकाले गए थे। मगध में अताताई शासक घनानंद का शासन था, जिसके राज्य में कहा जाता था, कर नहीं तो सर दो, या तो टैक्स दो नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करो। ऐसी बुरी हालात थी वहाँ। और जनता के आवश्यक चीज़ों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाता था, जिससे राजा को अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। वह अखंड भारत, जिस भारत को अभी हम देखते हैं, इससे भी बहुत बड़े भारत की कल्पना चाणक्य के द्वारा की गई थी और उसको साकार रूप भी दिया गया चाणक्य और चंद्रगुप्त के मदद से। लोगों के बीच में वो राष्ट्रीयता के नारा को बुलंद किया, जिससे विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़ कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए। वो स्वतंत्रता का नायक बन गया। उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर के मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई और पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। यानी कि वो जो अखंड भारत था, यानी कि कह सकते हैं जो भारत की सर्वप्रथम राजधानी पटना बनी, पाटलिपुत्र बनी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। उनके लिखे गए पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। मेहनती भी था और बुद्धिमानी भी थी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। जिस मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त, उसमें चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है और न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। जब वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया तब वो उसको छोड़ करके, उससे रिजाइन दे करके, सेवानिवृत्त होकर अपने चिंतन मनन, अपने आत्म तत्व की प्राप्ति में लग जाता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। इसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, केवल बहुत बड़ी सेना रख लेने से नहीं होता। अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वह सेना खुद का बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में बताया गया है। पुस्तक में और जो चर्चित अन्य विषय हैं उसमें व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। वैसे भारतीय समाज में तलाक का स्थान नहीं था। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसके प्रजा के सुख में है, यानी कि प्रजा सुखी तो हम सुखी। उसकी खुशहाली में है, वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा के मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद उनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है
तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। ये भी उनका कहना था। जो राजा मालिक नहीं होता है, राजा एक सेवक की तरह होता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। अशोक महान भी कहते हैं, और द ग्रेट अशोका करके एक मूवी भी आया है, आप उसमें भी इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अब देखते हैं अशोक के बारे में। कहता है 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि वो शासक बने, वो राजा बने 273 ईसा पूर्व। इससे पहले वो पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था, और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया। उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ, और युद्ध से विरक्ति हो गई। युद्ध से वो अपने आप को अलग कर लिया, उसका मन उचट गया, और बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अब कहता है, अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है। वो राज्य के लिए, प्रजा के लिए आदेश जारी करते थे। फरमान मतलब आदेश, जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे हुए थे। फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। अशोक का अभिलेख यही है। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं, सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में, नेकी मीन्स अच्छाई के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार हैं। हर स्थान पर, हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होते हुए भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। यह है अशोक के समय का निर्मित सांची स्तूप।
अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। वो बहुत ही महान शासक थे और भारत को एक सूत्र में बांधने वाला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ही था। चाणक्य का मुख्य उद्देश्य भारत को एक सूत्र में बांधना ही था, जिस काम में चंद्रगुप्त मौर्य से उनको बहुत मदद मिला और वह आज भी अखंड भारत, नव भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रसंग से यह भी जानकारी मिलती है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता होना जरूरी नहीं है। बस मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए, और तो हम किसी भी कंडीशन में सफलता पा सकते हैं। जैसा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त से पता चलता है, जहाँ एक और वह यूनानी का जो साम्राज्य बनता जा रहा था भारत में, उसको उखाड़ फेंके। दूसरे ओर उस समय का सबसे क्रूरतम और सबसे शक्तिशाली शासक था घनानंद, उसको भी वो पराजित कर दिए, उसको भी, उस साम्राज्य को भी नष्ट कर दिए। जबकि प्रारंभ में उन्हें कुछ नहीं था, संसाधन का भी अभाव था, मगर दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम के बल पर वो इस मुकाम को हासिल किए, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। यह मौर्य वंश एक महानतम वंश में गिना जाता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए पाठ के साथ, कुछ अलग बातों के साथ। धन्यवाद।